हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड यू वाचिंग डेटा ट्यूशन। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 की कविता हो गई है पीर पर्वत सी का डिस्कशन करने वाले हैं। तो जैसा कि दोस्तों हमारा जो कविता पढ़ने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले हम लोग कविता, उनके कवि का नाम और फिर उस कविता के जो कवि हैं उनका थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे। फिर हम लोग समझेंगे कि इस कविता के लिखने का पीछे का मकसद क्या रहा है और फिर हम लोग पढ़ेंगे लास्ट में कि इस कविता में क्या समझाया गया है, इस कविता का मतलब क्या है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग शुरू करते हैं इस कविता को। तो जैसा कि इस कविता के कवि का पूरा नाम है दुष्यंत कुमार त्यागी जी। इनका जन्म 1 सितंबर 1933 ईस्वी में बिजनौर जिले के राजापुर नवादा में हुआ था। इन्होंने इलाहाबाद से अपनी एमए कंप्लीट की और उसके बाद फिर ये अपने इंडिपेंडेंट राइटर बन गए, जहाँ पर इन्होंने अपने ऐसा इंडिपेंडेंटली कविताएं, उपन्यास, रचनाएं को लिखना शुरू कर दिया। इन्होंने जो हमारी ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी है ना दोस्तों, वहाँ पे कई पदों पे काम भी किया है। फिर उसके बाद इन्होंने जो हमारे पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो आदिम जाति के लोग होते हैं, उनके कल्याण के लिए भी विभिन्न विभिन्न स्तरों पर काम किया है। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं दोस्तों, जिन्हें हम लोग देख लेते हैं और ये बहुत ही फेमस है दोस्तों। इन्हें अगर आप याद रखेंगे तो आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, जलते हुए वन का वसंत, ये इनके काव्य संग्रह है। साए में धूप इनका गज़ल संग्रह है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने गज़ल संग्रह नाम सुना, तो चलिए इस पोएम का मतलब भी बता देती हूँ कि ये जो हो गई है पीर पर्वत सी कविता है, ये भी एक गज़ल ही है। तो अब हम लोग आगे इसे भी समझेंगे कि आखिर गज़ल का मतलब क्या होता है। उससे पहले हम लोग देखते हैं क्या कि एक कंठ विश्वव्यापी इनका काव्य नाटक है। मतलब इस कविता पे लोगों ने नाटक भी किया है। दोस्तों इनके कुछ उपन्यास भी रह चुके हैं, जैसे छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष और इत्यादि। ठीक है, भले ही दुष्यंत कुमार जी प्रयोगवादी कवि रह चुके हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी कविता की शुरुआत तार सप्तक से नहीं की। तो तार सप्तक क्या है दोस्तों, चलिए इसे जानते हैं। तार सप्तक एक कविता संग्रह है जिसमें 7 प्रयोगवादी कवियों की मंडली ने मिलकर क्या किया था, अपनी जितने भी प्रयोगवादी कविताएं रहते थे उनमें वो प्रकाशित करते थे, पब्लिश करते थे। बट दुष्यंत कुमार जी ने ऐसा नहीं किया। इनके काव्य में हमने जनरली देखा है कि इन्होंने भारतीय जनता को लेकर उनके हित में कविताओं को लिखा है। हमने इसमें देखना चाहा है कि कैसे वो दिखाते हैं कि भारतीय जनता की जो आशा निराशाएं हैं, वो जो आशा लगाते हैं उनके बदले उन्हें जो निराशा मिल रही है, उनकी खुशी का कारण क्या है, उनके दुखी होने का कारण क्या है, किस वजह से विवाद छिड़ जाता है आपस में, छोटे वर्ग और बड़े वर्गों में, महाजन पद वर्गों में और हमारे जो शोषित वर्ग है, फिर जो राजनीतिज्ञ है और उसके साथ उसके अपोजिट में जो पब्लिक है, इन लोगों के आपस में विवाद कैसे छिड़ जाता है। इन सभी चीज़ों का कारण जो है हम कविता के माध्यम से हमेशा से समझते आए हैं। इन्होंने साथ ही साथ राजनीतिक दुर्व्यवस्था को भी दिखाया है कि राजनीतिक दुर्व्यवस्था के कारण जो सामाजिक विसंगतियाँ उत्पन्न होती है, हमारी पॉलिटिक्स जो ख़राब होती जा रही हैं, जो हमारे नेता हमसे वादा करते हैं बट हमें रिटर्न में वो देते नहीं हैं, तो ये खोखले सिद्धांत हुए उनके। और जो दिन प्रतिदिन हमारे जो शोषित वर्ग है, हमारी जो पब्लिक है, उनकी जीवन इतनी कठिन होती जा रही है, इन सब चीज़ों को उन्होंने राजनीतिज्ञों के ऊपर व्यंग कसते हुए और उनके खिलाफ आक्रोश और गुस्सा दिखाते हुए उन्होंने काव्य को लिखा है। इनके जीवन में हमेशा हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से अगर पब्लिक के जीवन में हताशा है, निराशा है, तो इन सभी चीज़ों के क्षेत्रों पे जाकर इन्होंने बिल्कुल जड़ से कविताओं को लिखा है। इनकी जो कविता है ये हमें बिल्कुल इस चीज़ का रूप वर्णन दिखाती है कि किस तरह से स्वतंत्रता के बाद भी हमारे राजनीति में अभी भी दुर्व्यवस्था चल रही है। तो जैसा कि दोस्तों इनकी मृत्यु फिर 30 दिसंबर 1975 ईस्वी को हार्ट अटैक के कारण हो जाती है। तो दोस्तों अब हमने कवि की ब्रीफ इंट्रोडक्शन को देख लिया है, तो अब हम लोग समझेंगे इस कविता के थीम को। दोस्तों ये जो 10 लाइन की कविता है, इसको हमने देखा है कि 2-2 पंक्तियों में बांटा गया है। तो दोस्तों हिंदी में जब काव्य को 2-2 पंक्तियों में बांटा जाता है तो उन्हें हम लोग दोहा कहते हैं, बट उर्दू में हम लोग इस 2-2 पंक्तियों को क्या कहते हैं, शेर कहते हैं। ठीक है, और जब यही 5 या 5 से अधिक शेर मिल जाती है
तो इन्हें आपस में हम लोग क्या कहते हैं, गज़ल कहते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था, साई में धूप इनका गज़ल संग्रह है, तो दैट मीन्स हो गई है पीर पर्वत सी, ये भी इनकी एक गज़ल काव्य ही है। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग इस पोएम को समझते हैं। हो गई है पीर पर्वत सी, पिघलनी चाहिए। यहाँ पर कवि ने दिखाना चाहा है कि हमारी जो पीड़ा है वो बिल्कुल पर्वत के समान कठोर और बिल्कुल ऊंची हो गई है। मतलब हमारी पीड़ा जो है वो बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन, हालांकि हम लोग को स्वतंत्रता ही क्यों ना मिल गया हो फिर भी। तो इस पीड़ा को हम लोगों को अपने अंदर में समाहित करके ही नहीं रखना है, इसे सहते नहीं रहना है, बल्कि इस पीड़ा को हम लोग को आगे निकालना पड़ेगा। अगर इस पीड़ा को हम लोग को बाहर करना है तो उस पीड़ा को बाहर करने के लिए हम लोग को क्या क्या करना होगा, ये सब चीज़ों को अब हम लोग समझेंगे। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। अच्छा दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं हिमालय पर्वत से गंगा निकलती है, तो बिल्कुल उसी तरीक़ा से हमें बेस्ट एग्जाम्पल में समझाया गया है कि हमारी जो पीड़ा है वो कोई गंगा की तरह निकले। इसका मतलब कि हमारी पीड़ा क्रांति के रूप में उभरे। हमारी जो पीड़ा है उसे हम लोग ऐसे व्यर्थ न जाने दें, बल्कि क्रांति करके अपने हित के लिए हम लोग आगे आवाज़ उठाएं। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। अब हमें ये जो अपनी कठोर पीड़ा है जिसे हम लोगों ने इतने साल तक दबा के रखा था, और हमारे जो अपोजिट में हमारे पॉलिटिशियंस है, हमारी जो दुर्व्यवस्था वाली राजनीति है, उन सभी चीज़ों को जो बहुत ही मजबूत है हमारे आगे, उन सब के ऊपर हमें ऐसा कठोर वार करना है कि वह बिल्कुल पर्दों की तरह हिलने लग जाएं, वो बिल्कुल कमज़ोर पड़ जाएं। शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। अच्छा दोस्तों देखिए, अगर हम लोग छोटे छोटे स्ट्राइक्स करते हैं, छोटे छोटे क्रांति करेंगे, तो इससे क्या होगा कि जो हमारी राजनीतिक की दुर्व्यवस्था है वो कुछ दिनों के लिए संभली रहेगी, कुछ दिनों के लिए शांत रहेगी, लेकिन फिर उसके बाद क्या होगा, फिर से हमारे साथ बुराइयां शुरू हो जाएगी। क्योंकि इसकी तो गारंटी नहीं है कि एक बार अगर हमने क्रांति कर दी तो उसके बाद हमें बिल्कुल शांति आज़ादी मिल ही जाए। तो इसलिए कवि कहना चाह रहे हैं कि क्रांति करो, पर क्रांति ऐसी होनी चाहिए कि हम लोग बिल्कुल उस पॉलिटिशियंस की, उस दुर्व्यवस्था राजनीतिज्ञ की जो हमारी बेस है उनको ही हिलाकर रख दे। तो क्रांति की ऐसी उम्मीद यहाँ पर वो हमारे अंदर जगाना चाह रहे हैं कि आवाज़ जो उठे हमारी, तो सिर्फ़ और सिर्फ कोई डरे ही ना, बल्कि उनकी आधार ही उखड़ जाए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि हमारी सोसाइटी का कोई भी हिस्सा हो, चाहे वो बड़ी से बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटी हो, कोई गली हो, कोई गांव हो, कोई टाउन हो, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर सिंबलाइज़ किया जा रहा है कि हमारे इंडिया की यूनिटी, कि आपस में हमारी जनता एकजुट हो जाए तो वह किसी भी बड़ी ताकत से लड़ सकती है, उनके खिलाफ जा सकती है, उनका सामना कर सकती है। तो यहाँ पर हमने कवि से ये सीखा है कि अब कोई भी क्यों ना डरा हुआ हो, अगर हम साथ में हैं तो हम बहुत ही मजबूत हैं। तो अभी तक जो डरे हुए लोग थे, जो जिंदा लाश की तरह थे कि काम तो करते थे लेकिन उनका जो अगर फल मिलता है उन्हें बुरा, तो वो उसे भी सहन कर ले रहे हैं, उनके खिलाफ़ में नहीं बोल रहे हैं। तो अब उन्हें बोलना होगा, उन्हें क्रांति करनी होगी, हर कोई को एक साथ मिलना होगा और कुरीतियों के खिलाफ लड़ना होगा। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। अब कवि देखिए यहाँ पर हमें ये भी बता रहे हैं कि देखिए अगर हम लोग क्रांति कर रहे हैं, बिल्कुल तीव्र गति में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं कि इसमें हम लोग दूसरों का नुकसान होते हुए देखें। ऐसा नहीं कि हम लोग हंगामा पूरा क्रिएट कर दें कि लोगों में ये फैल तो जाए कि अच्छा ठीक है क्रांति हो रही है, लेकिन ये सिर्फ सुनने के लायक ही बची रह जाए, इसके खिलाफ़ में कोई एक्शन ना हो, बल्कि पॉलिटिशियंस इसे बस देख करके वो बस इसे भी इग्नोर कर दें। कुछ इस टाइप का क्रांति मैं नहीं चाहता हूँ कि जो सिर्फ हंगामा बनकर रह जाए, बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि क्रांति ऐसी हो कि लोगों की जड़ें हिले, उनका आधार उखड़े, और हमारी जो सिस्टम है, पूरी पॉलिटिकल सिस्टम बोल ले, हमारी जो सोशल लाइफ की सिस्टम है कि जिस तरह से निम्न जाति के लोग अभी भी जी रहे हैं, इन सभी चीज़ों में बदलाव लाने की ज़रूरत है। और ये बदलाव तभी आएगा जब लोग एकजुट होकर इसका सामना करेंगे। तो ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट लाइन में देखते हैं। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग
लेकिन आग जलनी चाहिए। तो इस शेर के माध्यम से कवि ने हमें बहुत ही अच्छी एक लाइफ की लेसन सिखा दी है कि ऐसा है कि हम लाइफ में क्या होता है, कई बार अटेम्प्ट्स देते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर अटेम्प्ट पे हम लोग सक्सेसफुल होते ही हैं। कई कभार ऐसा भी होता है कि लाइफ में हम मेहनत कर रहे हैं बट कभी कभार हमें उनमें विफलता का सामना करना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम हमेशा ही विफल हो, कभी ऐसा भी होता है कि हमारी ही मेहनत हमें सफलता की ओर भी ले जाती है। तो बिल्कुल यहाँ पर भी अगर हम लोग देखें तो उन्होंने कुछ इसी तरीक़ा से बताया है कि ज़रूरी नहीं कि क्रांति अगर एक बार की गई तो वो क्रांति में हमें सफलता मिल ही जाए। हो सकता है कि पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार हमें विफलताओं का सामना करना पड़े। तो इससे क्या होता है, कई लोग हताश में पड़ जाते हैं, निराश हो जाते हैं कि अब कैसे होगा, हम लोग तो बार बार असफल हो जा रहे हैं, इस क्रांति का कोई वजह ही नहीं बन पा रहा है, ये क्रांति अगर हम लोग कर भी रहे हैं तो इसका कोई रिटर्न में रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है अच्छा। तो अगर हमारे सीने में यह आग बुझ जाती है तो तुम्हारे सीने में यह आग नहीं बुझनी चाहिए। पूरी कंट्री एक साथ होकर के काम करेगी, तो अगर एक की अगर विफलताओं से निराशा हुई है तो दूसरा उसे और सांत्वना दे कि नहीं, हमें सक्सेस मिलेगी, और सबको मिल कर के फिर से ये क्रांति को लगातार अपने जीवन में रखते रहना होगा। तभी हमारे को एक पूरी ओवरऑल स्वतंत्रता मिलेगी। ये स्वतंत्रता ऐसी रहेगी कि हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में सुधार आएगा, हमारे सोशल लाइफ में सुधार आएगा, और हम पूरी तरीक़ा से अपने लाइफ को एक स्टैंडर्ड और अच्छा लाइफ में बदल पाएंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये वीडियो आज यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें। आपकी कोई भी क्वेरीज़ या डाउट्स है तो हमें कमेंट या फिर डीएम करें। इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आप रोज़ाना ऐसा ही कंटेंट चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर आपसे मिलते हैं अगले नेक्स्ट नई वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टडी हार्ड। जय हिंद, वंदे मातरम।